नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मंडला और जबलपुर दौरा। मंडला में जनसभा को करेंगे संबोधित। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियों का लेंगे जायजा। एमपी कांग्रेस ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। आज 4 लोकसभा के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। जनसभा और कार्यालय उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। एमपी में कांग्रेस के दिग्गजों का टूटना जारी। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना आज समर्थकों के साथ भाजपा में होंगे शामिल। धार की भोजशाला में सर्वे का 15वां दिन। आज सुबह 6 बजे भोजशाला पहुंची एएसआई की टीम। कई जगहों पर चल रहा है खुदाई का काम। काद के बदले परिजनों से ली घूस, पैसे लेने का वीडियो भी वायरल। और लगातार नंबर 1 पर IBC 24 बाक रिपोर्ट में सर्वोच्च शिखर पर आपका पसंदीदा न्यूज चैनल। मार्केट शेयर और टाइम स्पेंड में भी IBC 24 की बादशाहत बरकरार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर ग्वालियर से, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में कल तीसरी मौत के बाद आज चौथी मौत हो गई है। 7 साल की बच्ची कुसुम ने भी दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि जया आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया है। 5वीं घायल रेशमा का भी जया आरोग्य अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। 29 मार्च को यह दर्दनाक हादसा हुआ था जब सिंधिया नगर में सिलेंडर ब्लास्ट की चपेट में पूरा परिवार आ गया था। ब्लास्ट के बाद आगजनी में 5 लोग इस परिवार के झुलस गए थे। 30 मार्च को पत्नी, 31 मार्च को पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद 3 अप्रैल को यानी कल 5 साल के मासूम बेटे ने भी दम तोड़ दिया था। और आज एक और मौत इस मामले में हो गई है। 7 साल की मासूम बच्ची कुसुम ने भी जया आरोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग बुरी तरह से झुलसे थे। और अब एक और बच्ची बची है, 5वीं घायल रेशमा, उसका भी इलाज जारी है। जिंदगी और मौत के बीच वो भी लगातार जंग लड़ रही है। 4 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। 29 मार्च को जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, सिंधिया नगर में गैस ब्लास्ट से घर में आग लग गई थी, जिसमें परिवार के 5 लोग यानी कि एक दंपत्ति और उनके 3 बच्चे झुलस गए थे, जिसमें 30 मार्च को पति की, 31 मार्च को पत्नी की और उसके बाद 3 अप्रैल को एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। और आज चौथी व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया है। 7 साल की मासूम बच्ची की भी इस मामले में मौत हो गई है। नासिर गौरी हमारे ग्वालियर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, दर्दनाक हादसा था, पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया था, लेकिन उससे भी दर्दनाक बात यह कि कोई भी व्यक्ति बच नहीं पा रहा है। एक ही अब व्यक्ति इसमें जिंदा है, जो भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। देखिए, बिल्कुल ग्वालियर के लिए एक हृदय विदारक घटना है। 29 मार्च को जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसमें पूरा परिवार झुलस गया था। एक एक करके सबने दम तोड़ दिया है। पहले पिता ने दम तोड़ा। 29 मार्च की घटना थी। 30 मार्च को पिता की डेथ हुई और उसके बाद 31 मार्च को उनकी पत्नी है, उनकी डेथ हुई। कल बेटे कान्हा की डेथ हुई थी और आज कुसुम की डेथ हो गई है। अब एक और बच्ची बची है, रेशमा, वो भी अभी गंभीर हालत में ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में भर्ती है। वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर में एक हृदय विदारक घटना थी, वो हुई थी, लेकिन अभी भी वो पूरा परिवार है, वो सारा देखा जाए तो इस हादसे में तहस नहस हो गया। एक मासूम बच्ची रेशमा जरूर बची है, लेकिन अब परिवार के लोग भी जो है, बाकी जो लोग बचे, बेहद चिंतित हैं कि इस बच्ची का आखिर कौन देख रेख करेगा, क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उस घटना के बाद पूरे जो आसपास में एक अफरा तफरी का माहौल
मच गया था और जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मदद इनको जल्द मिल गई थी तो ये अस्पताल में पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन इनका जो परसेंटेज था जलने का, यानी कि हादसे में जो शिकार हुए थे उनका परसेंटेज जो जलने का था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए बचने के बहुत चांसेस कम थे। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक डेथ का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और इसी के चलते आज पूरे परिवार में इस लेकिन नासिर, अगर स्थिति इतनी गंभीर थी, थी, हालात इतनी गंभीर थी, तो क्यों नहीं ग्वालियर के बदले उन्हें इंदौर या राजधानी भोपाल के एम्स में शिफ्ट किया गया या कहीं और शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहां पर सुविधाएं और ज्यादा है, चिकित्साएं सुविधाएं। देखिए, जो परिवार है उसका प्रोफाइल ज्यादा अच्छा नहीं था और तो ऐसे में उनको सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार के लिए ग्वालियर के माधव डिस्पेंसरी की कैजुअलिटी में लाया गया और उसके बाद उनको 1000 बिस्तर के अस्पताल जो गवर्नमेंट का अस्पताल है उसमें शिफ्ट किया गया। उसकी बर्न यूनिट में आईसीयू में एडमिट थे और उसमें लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन माता पिता की डेथ के बाद बच्चों की हालत में लग रहा था कि सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे थे उनको भी सदमा लगा। शायद किसी ने उनको बताया होगा कि इस हादसे में उनके माता पिता की डेथ हो गई, तो उसके बाद लगातार बच्चे थे वो गुमसुम थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आगे आना चाहिए था कि जब बच्चों के माँ बाप की डेथ हो गई है तो कहीं ना कहीं बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके, उसके लिए उनको बड़े अस्पताल में रेफर करना चाहिए था, उनको अच्छी हेल्थ की व्यवस्था करना चाहिए, तो शायद नहीं हो पाए वो। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे पूरा परिवार है मौत के आगोश में समा गया है। ये ना कि एक परिवार के 4 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर दर्दनाक हादसा है और परिवार के 4 सदस्यों की जान जा चुकी है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस्तीफे के दौर के बीच में कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। दीपक सक्सेना आज भोपाल पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दीपक सक्सेना के साथ उनके कई समर्थक भी शामिल रहेंगे। दीपक सक्सेना ने कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह भी बीजेपी में शामिल हो गए और ऐसे में अब दीपक सक्सेना, जो कि कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसी सीट से विधायक भी रह चुके हैं। और कमलनाथ के जब बीच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें चल रही थी, इस तरह की अफवाहें चल रही थी, तब भी दीपक सक्सेना ने बहुत मुखर होकर अपनी बात रखी थी। उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात वो कर रहे हैं। लिहाजा कुल मिलाकर बीजेपी जिस तरह से रणनीति के तहत पूरी तरह से कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेर रही है, उसकी वजह से कमलनाथ की मुश्किलें और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं कि क्या इस सीट को, क्या इस किले को अब कांग्रेस बचा पाएगी। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से सीधे जोड़ उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को कई झटके लग रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता नेता एक करके दामन छोड़ते जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब दीपक सक्सेना का नाम भी जुड़ रहा है। इस्तीफा तो दे चुके थे और अब बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अवैध गढ़ कहा जाने वाला कमलनाथ का गढ़ जो है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है वो इस गढ़ को भेदती हुई नज़र आ रही है, भेदने में सफल भी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है इस कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का बीजेपी में शामिल होने की एक सूची पूरी बीजेपी ने तैयार कर रखी है और एक के बाद एक नए नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके पहले कई सारे पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन उसके बाद छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके शामिल हो जाते हैं और अब एक नया नाम निकलकर सामने आता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सक्सेना का। हालांकि दीपक सक्सेना पहले ही अपने सभी पदों से कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके हैं। उनके सुपुत्र जो थे अजय सक्सेना वो 21 मार्च को बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये कयास बहुत सारे थे, लेकिन अब वो कयास जो है वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव
के समक्ष जो है दीपक सक्सेना अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से दीपक सक्सेना कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, लगभग 40 से 45 साल से कमलनाथ के साथ में वो कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं, पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन अब पिछले कुछ समय से लगातार मुखर होकर वो पार्टी की जो गलत नीतियां रही हैं उनको उनके खिलाफ में मुखर होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ अभी लगभग सप्ताह भर पहले कमलनाथ ने तमाम सारे विधायकों के साथ में उनसे बंद कमरे में मुलाकात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब कमलनाथ की नसीहत भी उनको रोकने के लिए काम में नहीं आ पा रही है और अब दीपक सक्सेना जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि जब दीपक सक्सेना अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो छिंदवाड़ा में लगेगा और आगामी जो चुनाव होंगे, जो वोटिंग होगी 19 अप्रैल को, उस वोटिंग के पहले दीपक सक्सेना का कांग्रेस छोड़ जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि दीपक सक्सेना का खुद का ही अपना एक वोट बैंक है और कहीं ना कहीं वो इतने सालों से लगातार कांग्रेस और कमलनाथ को मिलता रहा है। लेकिन अब जब दीपक सक्सेना खुद बीजेपी में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका एक खामियाजा कांग्रेस को भुगतना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती कमलनाथ के लिए, चूंकि ये अभेद किला न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि कमलनाथ की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी हुई और ऐसे में करीब 4 दशक से लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति कर रहे दीपक सक्सेना का छोड़कर जाना ये जाहिर तौर पर एक बड़ी घटनाक्रम है और बड़ी चुनौती और बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि समस्या की बात है कमलनाथ के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इन तमाम चुनौतियों के बीच आज लोकसभा के दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी रहने वाले हैं। आपको बता देंगे उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चुनावी दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे उज्जैन के खाचरोद में उनकी चुनावी सभा होनी है, जिसके बाद दोपहर 1 बजे रतलाम और शाम 4 बजे इंदौर के स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। वहीं शाम 7 बजे देवास में चुनाव कार्यालय उद्घाटन समारोह में भी वो शामिल होंगे, जहां रात्रि 9:30 बजे देवास से भोपाल के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो जीतू पटवारी का आज कई लोकसभा क्षेत्रों में दौरा है और इन तमाम चुनौतियों के बीच देखना होगा कि कार्यकर्ताओं को कैसे वो एकजुट कर पाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से एक तरफ इस्तीफों का दौर जारी है और ना सिर्फ इस्तीफे बल्कि लोग कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में वाकई में बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए। और इस बीच आज लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से पीसीसी चीफ के पद पर भी बदलाव किया गया, कमलनाथ के बाद अब जीतू पटवारी आए हैं, तो जीतू पटवारी आज पूरी कोशिश करेंगे और कमान जो है वो तो संभाल ही चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज वो कैसे करते हैं और कैसे एकजुट करते हैं सभी। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव में अगर जीतने में एक कोई भूमिका सबसे बड़ी निभाते हैं तो वो कार्यकर्ता, जमीन पर कार्यकर्ता ही मेहनत करता है और ऐसे में कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ है। एक एक करके कई सारे क्षत्रप जो है वो दामन छोड़कर जा चुके हैं, भागम भाग जैसी स्थिति बची हुई है और ऐसे में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, उनका मनोबल बढ़ाना और चुनाव को दमदारी से लड़ाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी जीतू पटवारी के सामने। आज एक साथ 4 लोकसभा क्षेत्रों में वो दौरा करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की चुनौती उनके सामने होगी। इधर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। आपको बता दें कि महाकौशल के आदिवासी क्षेत्रों में राहुल गांधी चुनावी प्रचार करेंगे। 8 अप्रैल को राहुल गांधी का मंडला दौरा संभावित है। मंडला लोकसभा के केवलारी में वो प्रचार करेंगे। शहडोल में भी चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। मंडला और शहडोल दोनों ही लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य सीट है और काफी अहम सीट। दोनों ही सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होने हैं पहले चरण में। 2024 लोकसभा प्रचार के लिए पहली बार राहुल गांधी मध्य प्रदेश आने वाले हैं और जो हालात हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उस बीच काफी अहम है तो ये राहुल गांधी का ये दौरा। बिल्कुल, और चूंकि पहले दौर में खासतौर पर महाकौशल और विंध्य की ये 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं और ऐसे में चूंकि आदिवासी बाहुल इलाका है, कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासी वोटर्स पर बड़ा फोकस करती भी रही है और आज मैनिफेस्टो भी जारी होगा और इसमें भी आदिवासियों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं जाहिर तौर पर संभव है। और यही वजह है कि महाकौशल और विंध्य की 2 महत्वपूर्ण सीटों पर मंडला और शहडोल में जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे। इधर राजनाथ सिंह का भी मध्य प्रदेश में कल चुनावी दौरा होने जा रहा है। सिंगरौली और सीधी जिले के दौरे पर राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। सिंगरौली के बैढ़न में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधी में कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और शाम 4 बजे सीधी में
जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज मंडला और जबलपुर का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे मंडला में जनसभा को वो संबोधित करेंगे, वहीं शाम 4:30 बजे जबलपुर के कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। रात 8 बजे साहू समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, जिसमें वो संबोधित भी करेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री का ये संबोधन आयोजित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं जबलपुर। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर दौरा है, जिसकी तमाम तैयारियां की जा रही है और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचकर इन तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। मंडला और जबलपुर का दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की मानहानि के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जारी किए गए जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिवराज और वीडी शर्मा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, जिनकी चुनावी व्यस्तता का ख्याल भी ट्रायल कोर्ट को रखना था। बता दें कि जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के परिवार पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया था और 7 मई को अदालत में उन्हें तलब कर दिया था। अब इससे राहत दे दी है जबलपुर हाईकोर्ट ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता चरणदास महंत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों में सभ्यता ना हो, जिन लोगों में सुशीलता ना हो, ऐसे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सिंधिया ने यह भी कहा कि देश बनाने वाले एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है। वहीं ग्वालियर और मुरैना में अब तक कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने को लेकर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये उनकी समस्या है। हमने तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिए और ये दौड़ भी रहा है। अब अगर कांग्रेस ने घोषित नहीं किया तो आपको पूछना चाहिए कि कांग्रेस के सभी धुआंधार नेताओं से जो विधानसभा के चुनाव के समय भी बड़े बड़े बयान दे रहे थे। जिन लोगों में सभ्यता ना हो, जिन लोगों में सुशीलता ना हो, जिन लोगों में नैतिकता का स्तर ना हो, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उन्हें तो कुर्सी पाने के लिए किसी को भी दफनाना पड़े तो वो तैयार है करने के लिए। सीएम विष्णुदेव साय और मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से की उनके निवास में मुलाकात, उनसे मिलकर हालचाल जाना और जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आज सीएम विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रम और बोरिया खुर्द में कर्मा जयंती महोत्सव में करेंगे शिरकत। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद निलंबित आईएएस कानू साहू और सौम्या चौरसिया से एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम आज भी करेगी पूछताछ। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। कल कवर्धा में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन में करेंगे प्रचार। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बस्तर में जनसभा। बलरामपुर के राजपुर में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हुई शामिल। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका हौसला बढ़ाया। जांजगीर के सारा गांव में भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के घर का किया घेरा। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। इस दौरान झूमा झटकी भी नजर आई। रायपुर में भाजपा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 300 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया। कई संघों और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ लोकसभा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विवादित बयान पर कसा तंज। कहा, पहले गाली देते हैं फिर माफी मांगते हैं। कांग्रेस की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोच जैसी है। शक्ति में स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में हर दिन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभियान में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
खैरागढ़ जिले के मुड़ीपार में पुलिस ने एक मकान में दी दबिश। भारी मात्रा में नकली शराब किया गया बरामद। मकान को सील कर 5 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। रायपुर में शराब घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह को कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा। 8 अप्रैल को ईओडब्ल्यू कोर्ट में करेगी पेश। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की टिप्पणी के खिलाफ रायगढ़ सर्व नाई समाज ने विधायक रिकेश सेन का किया समर्थन। नाई समाज ने कहा कि महंत का बयान निंदनीय है। समाज के लोग महंत का बाल ना काटे और दाढ़ी भी ना बनाए। बीजेपी विधायक रिकेश सेन के बयान का अंबिकापुर में किया गया विरोध। नाई समाज के उपाध्यक्ष ने बयान को राजनीतिक बताते हुए चुनौती दी। कहा रिकेश सेन समाज से हैं, विधायक भी हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक निर्णय लेने का हक नहीं। जांजगीर चांपा जिले में मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित 71 कर्मचारियों को किया गया नोटिस जारी। अधिकारियों ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगा एक्शन। जांजगीर चांपा जिले में खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बलौदा में एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किया गया निरस्त। 15 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड। बेमेतरा की बेरला नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम अरुण साव से शिकायत कर जांच की कर रहे हैं मांग। बैकुंठपुर में चोरी के 7 आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपियों ने तलवार समेत अन्य हथियार भी उनसे किए गए बरामद। एससीसीएल के खदानों में चोरी करते थे आरोपी। चर्चा पुलिस ने लिया एक्शन। बिलाईगढ़ में 80 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। दशगात्र कार्यक्रम में भोजन के बाद सभी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी। जांजगीर चांपा में एफएसटी की टीम ने चेकिंग के दौरान कार से 2,90,000 रुपए बरामद किए। दस्तावेज नहीं होने पर कार्रवाई की गई। कार चालक खुद को चंद्रपुर का रहने वाला बताया है। सरगुजा में लू और डायरिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जिक्र और ओआरएस काउंटर खोले।